यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पश्चिम सीमा पर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक भी पिछले साल जनवरी में गई थी। ज्योति बाड़मेर से मुनाबाब तक ट्रेन में गई। मुनाबाब भारत का आखिरी स्टेशन है, उसके आगे पाकिस्तान है। नियम अनुसार बाहरी व्यक्ति बिना जिला कलेक्टर या सुरक्षा एजेंसियों की इजाजत के मुनाबाब नहीं जा सकते, न ही बॉर्डर क्षेत्र में जा सकते। ज्योति न सिर्फ मुनाबाब गई, बाड़मेर भारत पाकिस्तान सीमा के पास के गांव में गई और वीडियो भी बनाई। The arrest of Jyoti Malhotra has exposed a conspiracy linked to a major module of Pakistan's ISI and revealed how technology was being used to operate a spy network in India. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान के इस सेगमेंट में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिंह राजपूत और आप सुन रहे हैं किस्से भारत के। किस्से भारत के इस तीसरे एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि किस प्रकार से दूसरे देश के एजेंट्स, यानी कि सीधे तौर पर कहूं तो पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर्स भारत में काम करते हैं। भारत में पैदा हुए लोग पैसे के लालच में, फेम के लालच में, शोहरत के लालच में अपनी देश को बेचने का काम करते हैं। किस प्रकार से मातृभूमि की रक्षा में उठे हाथ मातृभूमि को ही बेचने का काम करते हैं। कल्पना करिए दोस्तों कि आप एक YouTube चैनल चलाते हो, आपका YouTube चैनल है। YouTube चैनल में आप वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के आड़ में आप देश से गद्दारी करते हैं। गद्दारी कोई छोटे मोटे चीजों पे नहीं, देशद्रोह करते हैं। देश की अलग अलग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को दूसरे देशों के प्रति बेचने का प्रयास करते हैं। अपनी मां की छाती को छन्नी करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, भारत में कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जो पैदा तो हिंदुस्तान के इस पावन भूमि पर हुए हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की छाती को छन्नी कर देने का प्रयास किया। आप बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुनोगे कि कोई व्यक्ति जब किसी संतान को पैदा करता है, मैं लेकर के आऊंगा एक बहुत ही खतरनाक एपिसोड, जो चौथा एपिसोड होगा उसमें लेकर के आऊंगा इस विषय से संबंधित उदाहरण। क्या सोच के संतान पैदा करता है? ये सोच के पैदा करता है कि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बने, वो एक संबल बने, उसे आगे लेकर के चले। लेकिन क्या हो, अपने माँ बाप के छाती पर गोली चलाकर अपना संबंध स्थापित करे। रेडियो उड़ान के इस एपिसोड में आप इसी किस्से को समझने वाले हैं दोस्तों। अब इसी कहानी को समझने वाले हैं जिसे सुनकर आप एक मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है? हरियाणा के हिसार में एक बेटी का जन्म होता है। वही हरियाणा जो जाट की भूमि कही जाती है, वही हरियाणा जहां से हजारों सैनिक भारत को ना जाने अपने लहू से कितनी बार सींचने का प्रयास किया है। वही हरियाणा जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी एक अलग सिक्का जमाने का प्रयास किया है। वही हरियाणा जिसने संगीत भारत को व्यापक स्तर पर दिया है। वही हरियाणा जहां के पुलिस भारत पर हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं। वही हरियाणा की भूमि से एक बेटी आती है यूट्यूब की दुनिया में। वो शुरुआत करती है एज अ ब्लॉगर। जब वो एज अ ब्लॉगर शुरुआत करती है तो यूट्यूब में नया नया चैनल होता है और नया नया चैनल में वो अपना वीडियो डालती है, अलग अलग स्थान पे घूमती है और वहां के ट्रैवलिंग ब्लॉग को वो दिखाती है, वहां की चीजों को वो दर्शाती है, किस प्रकार से यहाँ पे हम घूमने आ सकते हैं,
किस प्रकार से हम यहाँ पे घूम सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई जाती है और ट्रेवलर्स के लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटीज है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गोल मोल बातें क्या कर रहा हूं, मैं किस शख्स की कहानी या किस शख्सियत की कहानी आप सभी के समक्ष सुनाने वाला हूं। हिंदुस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने रिव्यू किया था, तो ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात हिंदुस्तान में कई गद्दार सामने आए और उसमें से एक गद्दार है जिसका नाम होता है ज्योति मल्होत्रा। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब पर एज अ व्लॉगर शुरुआत करती है, अलग अलग स्थान पर जाती है, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती है और लोगों को उस स्थान के बारे में जानकारी देती है। यहां तक तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग स्थान पर घूमना और जानकारी देना ये तो बहुत अच्छी बात है, वहां के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है। हद तो तब हो जाती है जब इसके मन में एक शैतानी ख्याल चलने लगता है। वो ख्याल क्या है? ये सोचती है नेशनली व्लॉग्स बनाने से कोई फायदा है नहीं। ज्योति मल्होत्रा का परिवार बहुत गरीब परिवार था, तो ये जल्दी से एक फेम चाहती थी, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। होता ये है कि ये इंटरनेशनल ब्लॉगर बनने का सपना अपने जहन में पालती रहती है और पहली बार 2023 में ये पाकिस्तान जाती है। जब 2023 में ये पाकिस्तान जाती है तो इसे वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जहां तक बात हो तो वीजा मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। फिर भी ये पाकिस्तान जाती है और वहां के गलियों में घूमती है, वहां पे वीडियो बनाती है और लोगों को दिखाती है कि पाकिस्तान के जो आवाम है वो किस प्रकार से इज्जत करती है, मेहमान नवाजी करती है। जब ये चीज वो दिखाती है तो यहां तक तो ठीक होता है, क्योंकि व्लॉगर्स तो कहीं भी जा सकते हैं। एक बार फिर 2024 में वो पाकिस्तान जाती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान जाने से पहले उसे दिल्ली में एक लड़का मिलता है। लड़का जो पाकिस्तान एम्बेसी में था, जो कि ISI हैंडलर था। जब उसे वो लड़का मिलता है तो उससे वो दोस्ती करने का प्रयास करता है। तो लड़के का फेम देख करके वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उस लड़के का नाम होता है एहसान और रहीम उर्फ दानिश। जब वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो लड़का धीरे धीरे उसे प्रपोज कर देता है और अपने प्यार के जाल में उसे फंसा लेता है। आजकल दोस्तों ये आम चीज है कि किसी को देखना और आंखों आंखों में दीदार हो गया और होते 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 प्यार हो गया। तो बस यही होता है, आई कांटेक्ट होता है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दिल से दिल मिले ना मिले, आंख से आंख मिलनी चाहिए। चलो यहां तक तो सही है। फिर दोनों कई बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दानिश उसे पाकिस्तान ले जाता है और एक उच्च आयोग की पार्टी में उसे शामिल करवाता है, जहां भारत क्या पाकिस्तान के भी किसी नागरिक को जाना पॉसिबल नहीं है। जब ये वहां पे जाती है तो पाकिस्तान के एक मंत्री की पत्नी से मिलती है, उसे भी कहती है कि आप हरियाणा आइए, कभी हमारे यहाँ आइए। वो कहती है कि ठीक है आएंगे। होता यह है दोस्तों कि एहसान और रहीम उर्फ दानिश ये अलग अलग ISI हैंडलर से ज्योति मल्होत्रा को मिलवाता है। ज्योति मल्होत्रा को पैसे मिल जाते हैं। ज्योति बहुत खुश कि अब हमारे पास पैसे आ चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा से सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप वीडियो बनाइए और वीडियोस आधे घंटे का होना चाहिए, ताकि हम सभी उस लोकेशन को एनालाइज कर सके, समझ सके। उस समय उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे पे था दोस्तों। ज्योति काफी खुश हो जाती है कि वाह, जो फेम मैं चाहती थी, जो लाइफ में जीना चाहती थी, वो लाइफ मुझे मिल गया। ज्योति हाँ में सिर हिलाती है। सारी चीजें डन हो जाती है दोस्तों।
उसके बाद ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के अच्छे इमेजेस को प्रमोट करने में लग जाती है और हिंदुस्तान की बुराइयों को दिखाने का प्रयास करती है। दोस्तों, वो वहां की गलियों में घूमती है, अमन की भाषा बोलती है और वहां के आवाम को उच्चतम श्रेणी का दर्जा देने का प्रयास करती है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा उसने किया क्या जिससे पाकिस्तानी हैंडलर्स को मदद कर रही थी ये साबित हो सके। तो दोस्तों, जब वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई तो वो हिंदुस्तान के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग लोकेशंस में जाकर के वीडियोस बनाने लगी और वीडियोस बनाने के आड़ में वो भारत के कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने बॉयफ्रेंड दानिश यानी कि पूरे पाकिस्तान के हैंडलर्स को सौंपती थी। वो आपके जहन में यू माइट बी वंडरिंग दैट कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर वीडियोस बना रहा है, गुरुद्वारे में जाकर के वीडियोस बना रहा है, तो इससे ये साबित कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के हैंडलर्स को इंफॉर्मेशन देती होगी। तो दोस्तों, इस पर एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहां पर वीडियोस बनाते हैं तो व्लॉग में हम पूरी जानकारी देते हैं। जानकारी इन द सेंस कि एग्जिट पॉइंट कौन सा है, एंट्री पॉइंट कौन सा है, मुख्य द्वार कहां से है, मंदिर के अंदर घुसते ही मूर्ति पूजा करने के लिए कहां खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है, ये सारी जानकारी उस वीडियोस में दी जाती है। और ये जब पाकिस्तान के हैंडलर्स को सौंपा जाता है तो पाकिस्तान के जो ISI हैंडलर्स होते हैं वो इसको एनालाइज करते हैं, इस डेटा को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि यदि यहाँ पे हम आतंकवादी हमला करेंगे तो ये कैसे हो पाएगा, बम को कहाँ प्लांट किया जाएगा, कहाँ से आतंकवादी फायर करेंगे। तो ये सारी चीजें ISI वीडियोस के माध्यम से समझते हैं। आपके जहन में एक और क्वेश्चन होगा कि आप ये बताइए, ऐसे व्लॉग तो हर कोई बनाता है और जानकारी भी देता है, तो क्या उसके वजह से देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा नहीं है? तो है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा का खतरा तो है, लेकिन वो व्लॉग में वही चीजों को दिखाते हैं जो चीज लगता है कि दिखाने चाहिए और प्रशासन जिस चीज को ग्रांट करता है, जिस चीज को मानता है। देखिएगा, आप कई मंदिरों में जाएंगे, दिल्ली के अक्षरधाम में चले जाइए या फिर बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो वहां पे वीडियो बनाना मना है, इवन फोन ले जाना भी मना है। देयर इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड दिस कि यदि हम वहां पे फोन लेकर के जाते हैं तो वहां की जो सिस्टमैटिक व्यवस्था है उसका वीडियो हम बनाएंगे। जब हम उसका वीडियो बनाएंगे तो हम उसको यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे और पब्लिश करेंगे तो कई देश के जो लोग हैं वो देखेंगे और उसमें एजेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो प्लान भी कर सकते हैं। तो खतरा तो है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा क्या करती थी, ऐसे ऐसे स्थानों का जाकर के वीडियो बनाती थी जहां का वीडियो बनाना बिल्कुल सख्त मना है। वो बॉर्डर एरिया में जाती थी, वहां का वीडियो बनाती थी और अपनी यूट्यूब पर पब्लिश करती ही करती थी, साथ ही साथ वो पाकिस्तान के ISI हैंडलर्स को डेटा देती थी। अब आपके जहन में एक और सवाल आता होगा, आपके जहन में आता होगा उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ थी जब ये वीडियो बना रही थी। तो दोस्तों, जहां तक बात रही प्रशासन की, मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पाती है। यदि ऐसा कुछ आपको दिखाई देता हो तो आपको तुरंत चीजों को संज्ञान में लेनी चाहिए। एक लड़का था, उसने NIA को पहले ही टैग कर रखा था और टैग करके लिखा था कि ज्योति मल्होत्रा के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक यूट्यूबर इतनी बड़ी लग्जरियस लाइफ को नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। अब यूं समझिए, यूट्यूब पे ट्रेवल विथ जो नाम से एक प्रोफाइल बनाती है, यूट्यूब चैनल बनाती है, इंस्टा पे प्रोफाइल बनाती है और इसके पूरे सब्सक्राइबर जो है 3,77,000। मुझे लगता है कि जब से ये कंट्रोवर्सी में आई है, जब से देशद्रोही में आई है, 1,000 और ज्यादा बढ़ गए होंगे, लेकिन ओरिजिनल डेटा है वो 3,77,000-78,000 के करीब है। ठीक है, इंस्टा पे भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो ये है नहीं जो BMW जैसे अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जब देश के अंदर और देश के बाहर गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा तो ज्योति जी चाइना में घूम रही थी। चाइना के बाद जो है RNW को, NIA को ये चीज लगा कि नहीं आ रही, ये थोड़ा गलत हो रहा है। फिर इन लोगों ने क्या किया, ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। शक्ति से पूछताछ की जाती है, ज्योति मल्होत्रा जी के WhatsApp चैट को खंगाला जाता है और खंगालने के बाद जो सामने आता है वो सबको हैरान कर देता है। ज्योति मल्होत्रा लगातार WhatsApp पे पाकिस्तान के ISI हैंडलर के साथ चैट कर रही थी।
और वो यहाँ की सारी जानकारियों को साझा कर रही थी। बॉर्डर के पास गई। एक चीज और मैं बताना भूल गया दोस्तों, आप सभी को बता देता हूं कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमला होने से पहले, यानी कि सर्दी के समय में पहलगाम जाती है और वहां का वीडियो बनाती है, ब्लॉगिंग करती है और बॉर्डर एरिया का वीडियो बनाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मतलब पाकिस्तान का एक आईएसआई का ऐसा जासूस जो अंडर कवर एसेड है भारत में कुछ पैसे के लिए। और यही नहीं, कई लोग और हैं, जैसे तुफैल अभी पकड़ा गया बनारस का। तो मेरा मानना है साथियों, अगर सजा देनी है तो गोली मारिए या फिर आर्मी को सौंप दीजिए। आर्मी तो मुझे लगता है कि इसके शरीर का एक एक अंग पंच तत्वों में विलीन करने का ताकत रखती है, चाहे तुफैल हो, चाहे ज्योति हो। मुझे लगता है और भी लोग हैं दोस्तों, लेकिन वो छिपे हुए हैं, अभी धीरे धीरे वो सामने आएंगे। तो मल्होत्रा जी को गिरफ्तार किया जाता है। भैया मल्होत्रा जी चली जाती है जेल और उन पर एनआईए की जांच भी बैठी हुई है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि यदि ज्योति मल्होत्रा पर देशद्रोह का जो मामला है वो अगर फिट हो जाता है, अगर मान लीजिए वो मामला सही साबित होता है, तो क्या होगा? ज्योति मल्होत्रा के साथ जब हिसार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तो हिसार पुलिस ने ऐसा क्या कहा? हिसार पुलिस के जो एसपी हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा, ये बयान सुन। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ज्योति मल्होत्रा एक देशद्रोही है, अगेंस्ट द कंट्री गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, जब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं उससे पहले आपके जहन में एक सवाल और आता होगा कि ज्योति मल्होत्रा का तो समझ में आ गया कि चलो ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हो गई, एहसान उर रहीम उर्फ दानिश उर्फ इकबाल, न जाने कितने नाम है इसके, ये कहा गया? तो ये गया साथियों पाकिस्तान। क्योंकि 1961 का जो वियना समझौता है, वियना एक्ट है, इसके तहत हम किसी भी अदर देश के जो एम्बेसी में वर्क कर रहा हो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसको हम यही कह सकते हैं कि भैया तुम हमारे देश में जासूसी फैला रहे हो, तो इस वजह से तुम इस देश को छोड़ करके चले जाओ। और यही भारत ने भी किया। 12 मई को भारत ने बोला, 13 मई को दानिश जी भारत छोड़कर चले गए, टाटा बाय बाय। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना जो चाह रहा था वो अब बताता हूं दोस्तों। ये बात तो सही है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो दानिश के टच में थी। ये बात भी सही है कि उसने अलग अलग नंबर्स को अलग अलग नाम से सेव करके रखा था। तो एक चीज बताइए, अगर कोई यूट्यूबर हो, अगर कोई व्लॉगर हो जो व्लॉग बनाती हो, तो वो किसी और के टच में क्यों रहेगी? और ऐसे इंसान के टच में रहेगी जो हिंदुस्तान के एम्बेसी में काम कर रहा हो। कोई भी सीक्रेट सर्विस की दुनिया का कोई भी ऐसा एजेंट अगर किसी लड़की से बात करता है तो वो ये सोचता है कि हमारे देश की बेनिफिट है इसमें, देश को क्या फायदा हो रहा है। अगर उसके देश को प्रॉफिट हो रहा है तभी वो बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये दोस्तों कि वो 2023 में पाकिस्तान गई, 2024 में पाकिस्तान गई, मार्च 2025 में पाकिस्तान गई, फिर चाइना गई। तो 3 बार पाकिस्तान गई, वहां के बड़े इंटेलिजेंस हैंडलर्स से जाकर के मिली, ऑपरेटिव से जाकर के मिली। ये बात और हो सकता है कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा के मिले होंगे, लेकिन मिली तो है। क्योंकि कोई भी एजेंस अगर होता है दोस्तों तो वो अपनी ओरिजिनल पहचान किसी को नहीं बताता। वो अलग अलग रूप में आकर के मिलता है और उससे बातें करता है। यह भी हो सकता है कि उसने पाकिस्तान के सॉफ्ट कॉर्नर को अपनी यूट्यूब पर दिखाने के लिए बोला हो। जैसे अगर कोई आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या होता है, वो फूड ब्लॉग बनाते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, किसी भी खाने को गंदा नहीं बोलते, वो खाते हैं और उसकी जम के तारीफ करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे ही ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया होगा और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के पश्चात पाकिस्तान के अच्छे इमेजेस को प्रमोट किया होगा उसने। लेकिन अगर कोई और होता, पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए यूट्यूब पे नहीं बोलता, कोई भी होता, अगर कुछ ना कुछ ऐसा है दोस्तों जिसके वजह से आईएसआई ज्योति मल्होत्रा को इतना ज्यादा फंड दे रहे हैं। आप खुद सोचो कि पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, आईएमएफ के रहमो करम पर पल रहा है। ऐसे में अगर अपने पेट की रोटी को काट कर किसी लड़की का पेट भर रहा हो तो समझ लो कि इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि कोई भी एजेंट किसी भी एजेंसी के हो, चाहे वो रॉ के हो, चाहे वो आईएसआई के हो, चाहे वो मोसाद के हो, किसी भी से हो, उनकी दुनिया बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग होती है। और वो
इतने आगे हैं, इतनी दूर तक सोचते हैं जहां तक आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। यदि वो किसी भी व्यक्ति को अपने देश में बार बार बुला रहे हैं तो यूं समझ लो कि जरूर कोई ना कोई बात है, तभी वो बुला रहे हैं। अगर वो वहां के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से मिले तो मिलने के बाद भारत सरकार को सूचना क्यों नहीं दी? इससे यह साबित होता है दोस्तों कि 100% नहीं तो 40% ही सही, 50% ही सही, ज्योति मल्होत्रा का टच पाकिस्तान के हैंडलर से है ही है। क्योंकि यदि किसी भी देश के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी हो तो उस देश के सबसे अच्छे व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उससे हनी ट्रैप किया जाता है, उससे लव जिहाद का झांसा देकर के, प्यार मोहब्बत का झांसा देकर के उसे अपने पास रखा जाता है और उससे सारी जानकारी ले ली जाती है। एजेंसीज ये करती हैं दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि ज्योति मल्होत्रा गलत है, अगर तुफैल गलत है, तो इन सबको बीच चौराहे पर, वो भी कश्मीर के श्रीनगर के बीच चौराहे पर खड़ा करके या फेविकॉल से चिपका करके इनको एक साथ देना चाहिए, ताकि दोबारा भारत के साथ गद्दारी करने के लिए इंसान को करोड़ों बार सोचना पड़े या भारत में दोबारा कोई गद्दार पैदा ना हो। धन्यवाद। सुनते रहिए आप रेडियो उड़ान, किससे भारत के। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ख्याल रखिए अपनों का।